Now we start with our next chapter, Forex. Foreign exchange management. Foreign exchange management. Foreign exchange management. Now, this is one of the most feared topics of the SFM, but इसमें गिन के 5 to 6 ही फॉर्मूले हैं. सब क्या है? लॉजिक है. एंड वो अगर लॉजिक नहीं बना तो ये चैप्टर बहुत तकलीफ देता है. एंड दिक्कत उससे भी बड़ी क्या है कि अगर हम ये सोचें कि क्लास में नहीं समझ रहा है तो बुक पढ़ के समझ जाएगा, तो बुक्स तुम्हारे को शायद और कंफ्यूज कर दें. तो इसलिए जो भी समझना है वो यहाँ क्लास में ही समझना है. एंड माई सजेशन इज दैट अगर कुछ चीज दिक्कत होती भी है इनिशियली कुछ समझने में, लॉजिक बनाने में, डोंट ट्राई टू रेफर एनी बुक. जो मैं समझा रहा हूं वही अगर आखिर में समझ में आएगा तो तुम एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे. बिकॉज बुक्स अक्सर बिल्कुल ही डिफरेंट लॉजिक पे चले जाते हैं, विच इज नॉट द बेस. लाइक अकाउंटिंग सिखाते टाइम पे रियल पर्सनल नॉमिनल से अकाउंटिंग सिखाई जाती है. एंड जब मैं अकाउंटिंग सिखाना शुरू करता हूं तो मैं बोलता हूं कि रियल पर्सनल नॉमिनल छोड़ दो, भूल जाओ, इसकी तरफ देखना भी मत. क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे को कंफ्यूज कर देगा, अकाउंट्स में कभी कॉन्फिडेंस आने नहीं देगा. एंड उसकी जगह वी डू इट बाय सम अदर रूल. ऐसे ही यहां पे भी बुक्स किसी और लॉजिक, किसी और रूल्स के साथ में चीजें एक्सप्लेन करते हैं. एंड मेरे हिसाब से वही जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वही फॉरेक्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है. एंड जब तक उस चीज को छोड़ नहीं दिया तब तक फॉरेक्स का लॉजिक बैठेगा नहीं. सो व्हाट टू बी डन? हमारे को यहां क्या करना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन माई वे दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. तकलीफ उनको होती है जिन्होंने फॉरेक्स पहले पढ़ा होता है किसी और बुक से, किसी और टीचर से. जिन्होंने नहीं कभी पढ़ा उनके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जो मैं सिखा रहा हूं उसी से होगा. जिसने रियल पर्सनल नॉमिनल सीखा हुआ है उससे एंट्री पास करता, तो जब मैं उसको प्रोसेस बदलने को बोलूंगा तो उसे तकलीफ होगी. इनर्शिया जिसको बोलते हैं ना. एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द चेंज. सेम थिंग इज फॉर अस ऑल्सो. हम अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, अगर खराब भी कर रहे हैं कोई हमारे को अच्छा भी बताएगा तब भी हम उस चीज को रेजिस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि ये हर यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया है. एंड वी आर द पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स. सो व्हाट हैपन्स? अगर तुम कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने की कोशिश करोगे तो इनर्शिया होगा. चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करोगे तो इनर्शिया होगा. एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करोगे तो इनर्शिया होगा. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे मूव करोगे तो इनर्शिया होगा. वी रेजिस्ट एवरी चेंज. एवरी ऑब्जेक्ट एक्चुअली रेजिस्ट एवरी चेंज. कोई भी, किसी भी, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ह्यूमंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स रेजिस्ट द चेंज. ठीक? And this is law of entropy, which says that universe is moving from order to disorder.
एंड तो डिसऑर्डर में तो अपने आप चीजें जाती हैं, उनको ऑर्डर में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो इधर उधर बिखर के ही रहेंगे. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ये कोई अपने आप में ऑर्डर में नहीं आता. यू हैव टू अप्लाई द फोर्स टू ब्रिंग देम टू द ऑर्डर. सेम थिंग इज फॉर अस ऑल्सो. व्हाट इज कि इफ यू वांट टू बी इन ऑर्डर, you have to put a force on yourself. And जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है फॉरेक्स में, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा. जिसने भी पढ़ा है उसको बड़ी तकलीफ होगी इनिशियली. क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं ये प्रोसेस क्यों चेंज कर रहा हूं. बुक में लिखा था ना, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे, बट वही प्रॉब्लम सॉल्व होते थे जो पहले से किए हुए. उसके अलावा एक भी प्रॉब्लम, जहां नया प्रॉब्लम आया वहीं गाड़ी आके अटकती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉरेक्स इज आइडेंटिफाइंग द कोड्स. नाउ सो इसमें जब हम बात कर रहे हैं, अब हम यहां पहुंच गए हैं इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट. हमने कहां से शुरू करा था? कैश मार्केट, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. देन वी केम टू द डेरिवेटिव, दैट इज F&O. Now we are coming to the currency market. कैश मार्केट सबसे छोटा मार्केट है, डेरिवेटिव्स उससे बड़ा है F&O का सेगमेंट, एंड करेंसी मार्केट उससे भी बड़ा है. इससे भी एक बड़ा मार्केट है, वो है डेट मार्केट, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे. सो एक्चुअली जो सब्सटेंशियल पोर्शन है हमारे सिलेबस का, वो क्या है? कैपिटल मार्केट्स है. यही सब कैपिटल मार्केट्स ने एक और सब्जेक्ट बनाया, कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. जब सारे कैपिटल मार्केट यहीं पढ़ रहे थे, तो वापस से दूसरा सब्जेक्ट बना रहे हो उसी चीज के लिए. एंड एक्चुअली इट इज द सेम थिंग कि जो दूसरा कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, 80% सेम है, 20% में वो फाइनेंशियल सर्विसेज यहां नहीं है. यहां से एक चैप्टर, 2 चैप्टर हटा दिए उन्होंने, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल बजटिंग. दिस व्हाट दे हैव डन, एंड दे हैव मेड अ सेपरेट सब्जेक्ट. क्या लॉजिक लगाया वो उन्हीं को पता होगा. समझदार लोग हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं जो इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं. दे अंडरस्टैंड बेटर कि यहां पे जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं वो, और जो कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, उनमें क्या फर्क है. जो मैं यहां तुम्हारे को BSc NSC और स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा हूं, ये, और जो मैं कैपिटल उसी सब्जेक्ट में पेपर 6 में जब मैं पढ़ाऊंगा कैपिटल मार्केट, तो उसमें क्या फर्क है ये इंस्टीट्यूट को ही पता होगा. मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें सेम है. एंड सिर्फ क्या है, कुछ करना था कि कुछ तूफानी करते हैं तो तूफानी कर दिया बस, ठीक. एंड वो तूफानी करने के लिए कोई लॉजिक नहीं लगाना होता, बट कर दिया है. फॉर दिस सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स. वैसे किया तो ऐसी चीजें हैं उन्होंने. DT के साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां भी है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग सेगमेंट, अलग पेपर भी है. फिर कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक लॉज है, इकोनॉमिक लॉज वहां भी है. यही यहाँ 30 मार्क्स का, वहां 100 मार्क्स का. DT में इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का, वहां 100 मार्क्स का. इंडेस यहाँ पे है, सो इंडेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही कन्वर्जेंस है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक पेपर रखा भी पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है. अभी नहीं दिखा रहा है, 2 पेपर नहीं दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है. ठीक, बस वो क्या है, कुछ कर जाएंगे. 1 जुलाई को मोदी को बुलाया है, सिलेबस अनाउंस करवाना है, करवा डालता है. आज करवा देने दो. अब मोदी थोड़ी ना उसमें कुछ करने वाला है. उसको जो दिया गया कि ये सिलेबस है, उसने अनाउंस करवा दिया कि ये नया सिलेबस है, हो गया. जिम्मेदारी किसकी है? इंस्टीट्यूट की है. एंड इसी चक्कर में यहां पे गड़बड़ियां होती हैं. एंड एवरी टॉपिक दैट वी आर डूइंग is actually a separate area of specialization.
जो करेंसी मैनेजमेंट अपने आप में एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। इवन आईसीआई कंडक्ट्स द कोर्स ऑन फॉरेक्स मैनेजमेंट, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज है जो कंडक्ट करता है इंस्टीट्यूट, एंड मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने का कोर्स है। एंड दे कंडक्ट द सेपरेट कोर्स ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फॉरेक्स मैनेजमेंट पे एक कोर्स कंडक्ट करता है। कोर्सेज हैं जो हम एज अ टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट वो जहां उस 2 महीने 3 महीने के कोर्स में जितना होता होगा उसका 90% तो हम यहीं पे ही 10-12 दिन में कवर कर देंगे विद मोर लॉजिक। एंड वहां पे प्रोसीजर्स और बढ़ जाएंगे। वो प्रोसीजर हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन सा फॉर्म आरबीआई को कौन सा फॉर्म भरना होता है, क्या उसमें चीजें चाहिए होंगी, ठीक, बिल ऑफ एंट्री में क्या आएगा, दिस लेटर ऑफ क्रेडिट के जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है वो हम नहीं कर रहे। वो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी वहां सिखाया जाता है, बट जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं यहीं पे हो जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट या करेंसी मार्केट, तो फर्स्ट थिंग कम्स व्हाट इज करेंसी। सो राइट, फर्स्ट पॉइंट, राइट, फर्स्ट पॉइंट, currency is legal tender of any country within its national frontiers. Within its national frontiers. अब इस डेफिनेशन में आज की डेट में जो लास्ट वाला पार्ट है विद इन इट्स नेशनल फ्रंटियर्स, वो हर जगह होल्ड नहीं कर रहा है आज की डेट में। रुपी है, इंडिया में चलता है, इंडियन रुपी इंडिया में चल रहा है, इंटरनेशनली नहीं चलता। बट कुछ अब आज की डेट में इंटरनेशनल करेंसीज भी हो गई हैं। पहले क्या होता था, जिस कंट्री की करेंसी होती थी उसी कंट्री में चलती थी, उसके बाहर नहीं चलती थी। एंड वैसे भी ज्यादातर ट्रेड्स क्या होते थे, कंट्री में ही रहते थे, बाहर के तो ट्रेड्स बहुत कम होते थे। बट विद द ग्लोबलाइजेशन अब इंटरनेशनल ट्रेड्स हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली, एंड ड्यू टू दिस वी आर नीडिंग अ कॉमन करेंसी। अभी तक बनाई नहीं गई है, एंड जो अभी हमारे को इंटरनेशनली जो दुनिया में जो झगड़े दिखाई देते हैं उनके कहीं तो भी रूट में क्या है, वो झगड़ा है करेंसी का। आज की डेट में अमेरिका चाइना का दुश्मन क्यों बनता जा रहा है? बिकॉज चाइना वांट देयर करेंसी टू बी एक्सेप्टेड एज इंटरनेशनल करेंसी फॉर द ट्रांजैक्शंस। जो कंट्री अब चाइना के डोमिनेंस में आ गए हैं, लाइक पाकिस्तान में अब चाइनीज करेंसी चलेगी, इट विल बी एक्सेप्टेड देयर, ठीक, इट विल बी। ऐसे ही कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो जिनको चाइना एड देता है, उनके साथ में चाइना इज नॉट डूइंग द ट्रांजैक्शन इन देयर करेंसी, एंड चाइना वांट देयर चाइनीज युआन टू बी एक्सेप्टेड एज the currency for the international settlement, and that America doesn't want. And यहीं से ही यूएस और चाइना के बीच में झगड़े की शुरुआत होती है। झगड़ा कहां तक पहुंचेगा मालूम नहीं, बट शुरुआत कहां से होती है, यहीं से ही होती है। And world has become more politically unstable after the emergence of euro. Euro is the currency of European Union. European Union is an economic union without a political union. European Union is an economic union without a political union, जिन्होंने एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर ली है, जैसा पहले यूएसएसआर के केस में था, जिसको सोवियत रूस बोलते हैं। It was a political union as well as an economic union. रशिया ने बहुत सारे कंट्रीज पे कब्जा कर लिया था,
वो अपने आप में अलग अलग कंट्री थे, उन सब के फ्लैग्स अलग थे, थोड़े कॉन्स्टिट्यूशंस भी अलग थे, बट दे वर अंडर वन कॉमन कंट्रोल एंड दैट वाज अंडर द सोवियत रूस, USSR, and it was a political union as well as a economic union. Then उसके बाद में USSR disintegrate हो गया, एंड यहीं से ही जो USSR के कंसेप्ट ने ही यूरोपियन यूनियन का भी कंसेप्ट रखा. इट इज एग्जिस्टिंग आई थिंक फॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस यूरोपियन यूनियन वॉज क्रिएटेड एंड उन्होंने एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया, बट उनकी आपस में कोई कॉमन करेंसी नहीं थी. देन आफ्टर 70s US started dominating the world trade and dollar became the primary currency of trade in the international market. उसके पहले पाउंड भी चलता था, फ्रेंच फ्रैंक भी चलता था, जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी, मतलब ब्रिटेन की कॉलोनीज ज्यादा थी, फ्रांस की भी थी, ठीक. तो जहां जहां पे उनकी कॉलोनीज थी वहां पे उनकी करेंसी चलती थी. एंड यूएस का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ था उसके भी रूट में कहीं करेंसी ही थी. यू कांट डिसइंटीग्रेट द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. इफ यू ट्राई टू डू यू वोंट बी सक्सेसफुल. पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती है और दुनिया चलती पॉलिटिक्स के थ्रू है. सो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स के रूट में क्या आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा. और इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है करेंसी. जिस दिन हमारे लीडर्स को भी ये समझ में आएगा तो यूएस से झगड़ा शुरू हो जाएगा. यूएस वांट देयर करेंसी टू बी डोमिनेट. 70s में व्हाट आई थिंक रिचर्ड निक्सन he has gone to Saudi Arabia. उसमें early 70s में ईरान में there was economic revolution. उसके पहले वहां का राजा था शाह, कौन सा वो था, शाह. he was the king of Iran and he was having very good relations with America. so अमेरिका का दोस्त कौन था, ईरान था. बट जब वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उन्होंने वहां के राजा को उठा के वहां से फेंक दिया. वो माइग्रेट कर गया, शिफ्ट कर गया, एसाइलम में चला गया, ठीक. एंड देन व्हाट हैपेंड, फिर उसके बाद में ईरान के रिश्ते यूएस के साथ में खराब हो गए. तो यूएस को पहले किससे खरीदता था ऑयल, ईरान से खरीदता था. अब उनको दूसरा सप्लायर चाहिए था फॉर द ऑयल एंड दे टॉक्ड विद सऊदी अरेबिया. उसका इमीडिएट दुश्मन या फिर उसका जो काउंटर कर सकता था वो सऊदी अरेबिया. सो यूएस प्रेसिडेंट, आई थिंक इट वाज रिचर्ड निक्सन, ही केम टू सऊदी अरेबिया एंड दे मेड वन एग्रीमेंट कि सऊदी अरेबिया जो भी क्रूड बेचेगा उसके बदले में यूएस डॉलर लेगा. एंड इंटरनेशनली सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीज क्या थी, वो है क्रूड ऑयल. सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है इंटरनेशनली वो है क्रूड ऑयल. एंड दे मेड एन एग्रीमेंट कि सऊदी अरेबिया जो भी क्रूड ऑयल बेचेगा उसके बदले में वो क्या लेगा, डॉलर लेगा, ठीक. एंड फ्रॉम हियर द डोमिनेंस ऑफ द डॉलर स्टार्टेड. अब इंटरनेशनल ट्रेड, मैक्सिमम ट्रेड किस चीज के हो रहे थे, क्रूड के. और क्रूड के बदले में किसी को भी वो बेच रहा था, उसके बदले में वो क्या ले रहा था, डॉलर ले रहा था. डॉलर there was also, it was international currency because it emerged as international currency during the Second World War. अब यूरोप में तो सारे देश आपस में लड़ रहे थे, दुनिया भर में लड़ाई चल रही है, तो अब मैं अपने दुश्मन की करेंसी क्यों यूज करूंगा और वो मेरी करेंसी क्यों यूज करेगा. एंड इनिशियली द यूएस वाजंट द पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो क्या हुआ, यूएस की करेंसी यूज होना शुरू हुआ इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स. कि अब सपोज अब फ्रांस और अगर जर्मनी आपस में लड़ रहे हैं, फ्रांस और ब्रिटेन अगर लड़ रहे हैं, तो उनके बीच में भी फिर भी उनके जो लोग हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शंस होते ही रहते हैं ना. इधर से उधर लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, ट्रांजैक्शंस कुछ ना कुछ तो होते ही हैं. एंड इन दैट केस अब जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो दुनिया में कोई किसी की करेंसी पे भरोसा नहीं कर रहा. तो यूएस वॉज द न्यूट्रल पार्टी, तो उसकी करेंसी लोगों ने यूज करना शुरू करा फॉर
इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस. इज इट क्लियर? इवन जो अलाइड फोर्सेस थे आपस में भी एक दूसरे की करेंसी यूज नहीं करना चाह रहा. ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, बट ब्रिटेन और फ्रांस आपस में एक दूसरे की करेंसी नहीं लेना चाह रहे हैं बिकॉज उनके लिए उस करेंसी की वैल्यू नहीं है. सो क्या हुआ? हियर द यूएस डॉलर केम. ठीक. एंड डॉलर स्टार्टेड, डॉलर वॉज यूज्ड एज द इंटरनेशनल करेंसी फॉर ट्रेड, बट वो ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा नहीं रहे. बट आफ्टर 70s अब जो दूसरे कंट्रीज थे वो वीक हो गए. ब्रिटेन वीक हो गया, फ्रांस वीक हो गया. रशिया की कभी भी कोई बहुत कॉलोनीज थी नहीं, तो उनका तो करेंसी कभी इंटरनेशनल करेंसी रही ही नहीं. देन अब 70s के बाद में दुनिया में एक ही इंटरनेशनल करेंसी प्रोडोमिनेंटली बची रह गई, वो थी यूएस डॉलर. मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस वर टेकिंग प्लेस इन यूएस डॉलर. देन 1999 के बाद में एक और करेंसी आई वर्ल्ड मार्केट में, दैट इज यूरो. अब यूरोपियन कंट्रीज ने देखा कि हम अलग अलग तो यूएस से मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी करेंसी अलग अलग यूएस डॉलर से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने मिलके एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाया. एंड देयर इमर्ज्ड अ न्यू करेंसी दैट इज कॉल्ड एज यूरो. अब जो यूरोपियन यूनियन के जो हिस्से थे, जो पार्टिसिपेंट, जो कंट्रीज थे विच वर द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दे स्टार्टेड यूजिंग दिस करेंसी. क्या? यूरो यूज करना शुरू कर दिया. कुछ कंट्रीज ने अपनी करेंसी सरेंडर कर दी, उन्होंने अपनी करेंसी बंद कर दी, उसके बदले में सिर्फ यूरो यूज कर रहे थे. बट ब्रिटेन जैसे कंट्री, उन्होंने अपना पाउंड सरेंडर नहीं किया. They were using their pound because it was at one point of time it was international currency for trade. क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज थे which were the colonies of Britain and वहां पे पाउंड was international currency for trade. जहां पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे तो उन्होंने अपनी करेंसी छोड़ी नहीं. बट ब्रिटेन में भी यूरो एक्सेप्ट हो जाता था, बट दे वर यूजिंग देयर ओन करेंसी. तो कभी भी ब्रिटेन फुल फ्लेजेड मेंबर यूरोपियन यूनियन का बना नहीं, उसने कभी भी अपनी करेंसी सरेंडर करी नहीं. एंड अभी हम आएंगे, करेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द ट्रेड. जो भी चीजें हमारे को दिखाई देती हैं, अभी जो बजट आया है इसके बाद में अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा. इस बजट के बाद में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है. क्यों बढ़ेगा? विल बी कमिंग टू दैट. सब चीजों के रूट में करेंसी आती है. नाउ अब इसमें व्हाट इज हियर, यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तब क्या हुआ कि जब यूरो आया तो दुनिया में झगड़े अब बढ़ गए. अब क्या हुआ? डॉलर का एक अपोनेंट आ गया, ठीक, who's actually contesting the supremacy of the dollar. ठीक. अब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था बिटवीन यूएस एंड इराक. वो 1992 में हुआ था. किस लिए? बिकॉज सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा कर लिया. एंड अब कुवैत और इराक जो लड़ाइयां हो रही हैं दुनिया में, दो चीजों के लिए हो रहे हैं. एक है तेल के लिए और दूसरा है करेंसी के लिए. These are the two reasons for the international wars these days. ठीक. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी हैं झगड़े मैक्सिमम इसी के लिए हैं. तो क्या हुआ? अब फर्स्ट जो गल्फ वॉर हुई तो उसमें क्या करा? सद्दाम हुसैन ने ही ऑक्यूपाइड कुवैत. कुवैत छोटा सा कंट्री था बट ऑयल रिच कंट्री. अब इराक एंड कुवैत मिला के वो सऊदी अरेबिया से ज्यादा उसके पास में ऑयल रिजर्व्स हो गए. एंड उसमें अब क्योंकि सद्दाम हुसैन वो ईरान से इतने बरसों से लड़ता रहा था, ही वॉज हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड ही ऑक्यूपाइड कुवैत विच वॉज अ स्मॉल कंट्री. अब यहां पे क्या हुआ? ये तेल का झगड़ा हुआ. फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज फॉर द ऑयल. फिर उसके बाद में कब 1999-2000 वापस से सेकेंड गल्फ वॉर हुआ. सद्दाम हुसैन रिमेन इन इराक एंड यूएस ने जीता. कुवैत को उसने इंडिपेंडेंट करा दिया और वो काम उनका हो गया. फिर उसके बाद में सेकेंड गल्फ वॉर हुआ. एंड वाई?
बिकॉज आफ्टर 1999 सद्दाम हुसैन ने जब यूरो आ गया तो उसने क्या करना शुरू करा, उसने क्रूड ऑयल के बदले में डॉलर लेने की जगह उसने यूरो लेना शुरू कर दिया। एंड जैसे ही उसने डॉलर की जगह यूरो लेना शुरू करा, यूएस को अपनी जो डोमिनेंस था उस पर खतरा दिखाई दिया। एंड ऑन अ प्रीटेक्स, बहाना बना के, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो कभी मिले नहीं, वो बहाना बना के उन्होंने दे वेज द वॉर अगेंस्ट इराक एंड दे रिमूव सद्दाम हुसैन। तो सेकेंड गल्फ वॉर वॉज फॉर द करेंसी। एंड अब जो भी कंट्री अपनी करेंसी को डोमिनेट करना चाहता है वो अमेरिका का दुश्मन बन जाता है। बट क्यों? लुक, थिंक यू आर हैविंग राइट टू प्रिंट करेंसी। अगर तुम्हारे पास में राइट टू प्रिंट करेंसी है तो तुम्हारे लिए दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है। अगर तुम नोट छाप सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ महंगा नहीं। जो तुम्हें चाहिए तुम नोट छापो और जाके खरीद लो। इज इट? अगर तुम्हारे छापे हुए नोट अगर दुनिया भर में एक्सेप्ट होते हैं तो दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ महंगा नहीं बचता। अब यूएस ने क्या करा, 70s में ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द सऊदी अरेबिया विच इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल, कि तुम अपने ऑयल के बदले में क्या लोगे? डॉलर लोगे। नहीं, यूएस डॉलर लेना शुरू कर दिया। अब यहां पे थिंक फ्रॉम द यूएस पॉइंट ऑफ व्यू। यूएस इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर actually operating at a trade deficit of around $500 billion के ट्रेड डिफिसिट पे काम कर रहा है यूएस। मतलब जितना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे $500 billion दे आर इंपोर्टिंग मोर। बट हाउ स्टिल देयर इकोनॉमी इज नंबर 1? दिस इज बिकॉज ऑफ द डॉलर। क्योंकि जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या दे रहे हैं? डॉलर दे रहे हैं। ठीक, अब सोच के देखो, अगर मेरे पास में ये पेपर है, इस पे मैं करेंसी प्रिंट कर सकता हूँ, 2000 के नोट प्रिंट कर सकता हूँ, तो एक पेपर पे कितने? 3 नोट हो जाएंगे। तो जो एक पेपर है ये कितने का हो गया? 6000 रुपीज का हो गया। ठीक, मेरे लिए इसकी कॉस्ट कितनी? 10-20 पैसे का पेपर आएगा, 20 पैसे का प्रिंटिंग कॉस्ट लगा लो, अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी तो एक 2000 का नोट लगभग 3 रुपए में छप जाता है। एंड मैं अगर वो 2000 रुपीज का नोट देके तुम्हारे से कुछ खरीद रहा हूं तो मेरे लिए उस चीज की कीमत 2000 रुपीज नहीं हुई, मेरे लिए उस चीज की कीमत कितनी हुई? 3 रुपए हुई। तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे से ज्यादा खरीदना शुरू करूंगा। एंड दैट इज व्हाट द यूएस इज डूइंग एंड यूएस वाज डूइंग। क्या कर रहा था? यूएस इज ऑल्सो हैविंग ह्यूज ऑयल रिजर्व्स, बट उन्होंने 40 साल से अपनी फैसिलिटीज बंद करके रखी हुई थी एंड वापस दे हैव रीस्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द ऑयल फ्रॉम देयर फैसिलिटी। दुनिया में एक्चुअल में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास में है? यूएस के पास में, बट वो अपनी फैसिलिटी यूज ही नहीं कर रहे थे। इंडिया अब यूएस से ऑयल खरीदना शुरू करा, इंडिया ने भी। यूएस इज द एक्सपोर्टर बट दे वर इंपोर्टर फॉर सो मेनी ईयर्स। क्यों? क्योंकि वो क्रूड ऑयल के बदले में क्या दे रहा था? डॉलर दे रहा था। उनके लिए तो कागज का टुकड़ा है ना। मैं कागज देके तुम्हारे से कोई चीज खरीद रहा हूं। इट इज एज सिंपल एज दिस। इफ यू आर एक्सेप्टिंग माई करेंसी एज द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, तो मेरे लिए तो क्या हुआ? क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट फ्री पड़ा। एंड जब क्रूड ऑयल मेरे को फ्री पड़ रहा है तो मैं अपना क्यों वहां अपना ऑयल क्यों मैं एक्सप्लोर करूं, क्यों निकालू? मेरे को तो मिल रहा है। जब उनका ऑयल खत्म हो जाएगा तो मैं अपना यूज करना शुरू कर दूंगा। So what the US was doing, why they are the biggest consumer? Because world accepts their currency as mode of transaction. जब वो हमारे से कुछ खरीद रहे हैं तो हमारे को उसके बदले में क्या दे रहे हैं? डॉलर दे रहे हैं। डॉलर दे रहे हैं एज ए कंट्री। सोचो, अमेरिका इज अ कंट्री इज बाइंग समथिंग फ्रॉम इंडिया, उसके बदले में क्या दिया? डॉलर दिया। मतलब कागज के टुकड़े दिए और हमारे से काम करा के ले लिया। यही हो रहा है। तो यूएस के लिए तो कुछ भी महंगा नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस इकोनॉमी, दैट इज देयर करेंसी। एंड एनीबडी हु challenges that strength is the enemy of US. And China has started doing the same thing. जब तक वो डॉलर के बदले में काम कर रहा था तब
तो कुछ नहीं, काम करा के लिया, माल बनवा के लिया चाइना से, बदले में क्या दिया? कागज के टुकड़े। हम उसको करेंसी मान रहे, बट उनके लिए क्या है? जो छाप रहा है उसके लिए तो कागज के टुकड़े हैं। पेपर के बदले में मैं सब काम करा के माल बनवा के ले रहा हूं, तो एज ए कंट्री मेरे लिए तो कुछ जा ही नहीं रहा। दुनिया भर से यूएस खरीद रहा है, बदले में क्या दे रहा है? डॉलर, जो वो खुद छाप रहे हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट हैपन्स कि यही यूएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी मिलिट्री नहीं है, यूएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी करेंसी। जिस दिन डॉलर वीक हो जाएगा उस दिन यूएस घुटने पे आ जाएगा, क्योंकि दे कांट ऑपरेट विद सच अ ह्यूज ट्रेड डिफिसिट। अगर उनको इंडिया की करेंसी देनी पड़े तो इतना इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इतना इंपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। एंड व्हाट हैपेंस, जब तक हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तब तक इंडिया अच्छा है, जब तक चाइना डॉलर में ट्रेड कर रहा था तब तक चाइना अच्छा था, जब तक इराक सद्दाम हुसैन डॉलर में ट्रेड कर रहा था तब तक सद्दाम हुसैन अच्छा था। जिस दिन गद्दाफी था लीबिया का, उसने यूरो यूज करना शुरू करा, उसको मार दिया। सद्दाम हुसैन, उसने यूरो यूज करना शुरू करा फॉर द ऑयल, उसको मार दिया। जिसने डॉलर यूज करना बंद करा उसको यूएस ने एलिमिनेट कर दिया। एंड चाइना क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, उसके साथ में वो काम नहीं कर सकते जो उन्होंने इराक के साथ में, लीबिया के साथ में, इजिप्ट, ऐसे जो कंट्रीज थे उनके साथ में जो किया वो चाइना के साथ में नहीं कर सकते। एंड चाइना इज डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ। व्हाट दे आर डूइंग, वो अपनी करेंसी को फैलाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट देयर करेंसी। अब जाके उन्हें समझ में आया कि ये यूएस तो हमारे को इतने साल से टोपी पहना रहा था, हम उससे झगड़ा कर लें तो हमारे पास तो उसके डॉलर पड़े हुए हैं। कल को बोल देगा डॉलर हम कुछ देते ही नहीं, रखो डॉलर, क्या करोगे? एंड नाउ पीपल से कि करेंसी प्रिंट करते टाइम पे गोल्ड रखना पड़ता था। देयर यूज्ड टू बी गोल्ड स्टैंडर्ड, बट 70s में इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड बंद कर दिए। जब सऊदी अरेबिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। मतलब अब जब फेड रिजर्व ऑफ यूएस व्हेन दे आर प्रिंटिंग द करेंसी, दे डोंट कीप गोल्ड एज रिजर्व। When initially dollar was accepted as the international currency, why it was accepted? Because डॉलर पे लिखा हुआ था that I promise to pay equivalent amount of gold. जो फेड रिजर्व का चेयरमैन था, करेंसी इज बेसिकली प्रोमिसरी नोट। एंड वहां पे क्या लिखा हुआ था? आई प्रॉमिस टू पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड। मीन्स वो जो अगर पुराना डॉलर है आज भी किसी के पास में, सो दे कैन गो टू फेड रिजर्व ऑफ यूएस और उसके बदले में वो गोल्ड लेके आ सकते हैं। बट अब जो डॉलर प्रिंट होता है उस पे ये नहीं लिखा हुआ। एंड दिस न्यू डॉलर विच इज बीइंग प्रिंटेड इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। तो करेंसीज दो तरीके की होती थी, वन इज कन्वर्टेबल करेंसी एंड अनदर इज नॉन कन्वर्टेबल करेंसी। अभी भी हम ये टर्म यूज करते हैं, बट आज की डेट में एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन कन्वर्टेबल। यूएस डॉलर यूज्ड टू बी कन्वर्टेबल करेंसी बिकॉज इट वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। You could have taken the dollar to the Fed Reserve of US and you could have converted that into gold। तो एक कन्वर्टेबल करेंसी थी, रुपी के बदले में गोल्ड नहीं मिलता था, तो ये रुपी क्या था? नॉन कन्वर्टेबल करेंसी था। ब्रिटेन ने ऐसा ही रखा एंड उन्होंने हमारे को समझाया नहीं, और कोई भी क्यों समझाएगा ना, समझदारी तो खुद से ही आती है। एंड यूएस का जो इंडिपेंडेंस का जो वॉर था वो वहीं से, इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ। इट वाज बिकॉज ऑफ द करेंसी। ब्रिटेन वाज प्रिंटिंग द करेंसी फॉर अस, ब्रिटेन वाज प्रिंटिंग द करेंसी फॉर यूएस ऑल्सो, but whenever the currency is printed it is always given as debt. When RBI is printing the currency, it will give the currency to whom? To the government, to the banks. किसको देते हैं वो करेंसी? गवर्नमेंट को देंगे या फिर बैंक्स को देंगे। हम आरबीआई से तो करेंसी लेके आते नहीं है।
अब जब आरबीआई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देती है, इट इज गिवन एज लोन. व्हेन आरबीआई गिव्स द करेंसी टू द बैंक्स, इट इज गिवन एज लोन. उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है. यही तो रेट होता है, रिपो रेट एटसेट्रा. जो इंटरेस्ट रेट है, यही इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई उनको मनी एट कॉल, मनी एट शॉर्ट नोटिस, इन सब चीजों के लिए जो करेंसी बैंक्स को प्रोवाइड करती है आरबीआई, उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है. सो व्हेन यू आर यूजिंग द पेपर करेंसी, यू ऑटोमेटिकली कम्स अंडर डेट ऑफ द आरबीआई. इज इट? जो आरबीआई ने जो करेंसी प्रिंट करी हुई है, ठीक, अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था. डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें पुरानी करेंसी खत्म कर दी गई और नई करेंसी प्रिंट करी गई. तो जब करेंसी जब आरबीआई प्रिंट करती है, इट इज प्रिंटेड एज प्रोमिसरी नोट. आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज, तो प्रोमिसरी नोट है, रुपीज पे लिखा होगा. अभी से कोई भी करेंसी है, मेरे पास में डॉलर भी पड़ा हुआ है, डॉलर पे क्या लिखा है वो भी बताता हूं. अब ये जो 500 रुपीज का नोट है और डॉलर एक जैसे, ये डॉलर है, ठीक, ये $1 है, ठीक, एंड इट इज सेम, देखने में भी सेम है, ठीक. एंड यहां पे ये जो डॉलर है और 500 रुपीज है. अब इसमें गांधी जी की फोटो है और उस पे जॉर्ज वॉशिंगटन की फोटो है, ठीक. गांधी जी के सिर पे बिल्कुल बाल नहीं थे, जॉर्ज वॉशिंगटन के सिर पे थोड़े थे, ठीक. नाउ अब यहां व्हाट इज हियर, अब इस 500 रुपीज के नोट पे क्या लिखा है? इट इज रिटन हियर, यहां पे ये प्रॉमिस लिखा हुआ है. व्हाट इज रिटन? I promise to pay the bearer a sum of ₹500. ठीक, तो क्या है ये? थोड़ी सी मेरी आईज वीक हो गई, इतना छोटा पढ़ने में मेरे को तकलीफ होने लगी है. नाउ से यहाँ पे दिस इज प्रोमिसरी नोट, ठीक. क्या लिखा हुआ है? हिंदी में भी लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. तो क्या हुआ? ये 500 रुपीज इज अ प्रोमिसरी नोट. तो जब आरबीआई ये 500 रुपीज प्रिंट करेगी तो आरबीआई की बैलेंस शीट में ये कहां आएगा? एसेट में कि लायबिलिटी में? लायबिलिटी में आएगा. जो करेंसी प्रिंट करी वो कहां आएगा? लायबिलिटी में आएगा. जब तुम्हारे को वो करेंसी देगी तो वो तुम्हारे को एज ए लोन दिया तो कहां आएगा? एसेट में आएगा. एंड दिस इज हाउ द बैलेंस शीट विल बी मैच्ड, ठीक. आरबीआई की बैलेंस शीट बनाने को कभी पूछा नहीं जाता, बट अगर आरबीआई की बैलेंस शीट बनाओगे तो जो करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, जितना अमाउंट की करेंसी प्रिंट हुई उतना कहां आ गया? उनकी लायबिलिटी में आ गया. एंड वो जब उन्होंने बैंक को दी, गवर्नमेंट को दी, तो वो उसके बदले में क्या आ गया? एसेट आ गया. इज इट क्लियर? दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज टैलीड. अब डिमोनेटाइजेशन में आरबीआई को कैसे फायदा हुआ? जितने नोट उन्होंने प्रिंट किए हुए थे ऑफिशियली, वैसे देयर मे बी अ वेरी बिग स्कैम, जहां पे ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई जो बोल रही थी कि ऑफिशियली उन्होंने इतने करेंसी नोट प्रिंट करे हैं, शायद उससे ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करे हुए थे, या फिर जाली नोट थे मार्केट में जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक. अभी भी पुराने नोट बदले जा रहे हैं. 500 पे 30 का भाव है. एंड सामने वाला कैसे ले रहा है? 30 रुपीज कैसे दे रहा है? कहीं तो उसका आरबीआई में जुगाड़ होगा. अभी तक आरबीआई ने पुराने नोट लेके उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया है. वो बैंक्स की ट्रेजरीज में अभी भी पड़े हुए हैं. पूरे नोट गिन के निकले भी नहीं है, सब खत्म नहीं हुआ उनका. तो अभी उनके नंबर घटाए बढ़ाए जा सकते हैं. अगर तुम्हारा आरबीआई में जुगाड़ है
तो अब तो मेरे लिए, अगर मेरे पास में 100 करोड़ पड़े हैं, मेरे लिए तो कागज का टुकड़ा है. करेंसी, पेपर करेंसी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग मोर देन दैट. एंड जिस दिन, मैं हमेशा से ये चीज बताता था, बट मोदी ने मेरे लिए सिखाना बहुत आसान कर दिया. 8 नवंबर 2016 को उसने बोल दिया, भाइयों बहनों, आज के रात के 12 बजे से 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं चलेंगे, कागज के टुकड़े हो गए. करेंसी की अपने आप में कोई कीमत नहीं होती, इसकी उतनी ही कीमत है जितनी उसके बदले में तुम गुड्स या सर्विसेज ले सकते हो. ठीक. जिस दिन गवर्नमेंट बोलती है इट इज नॉट अ लीगल टेंडर, हमने डेफिनेशन में क्या लिया? करेंसी इज अ लीगल टेंडर. गवर्नमेंट कैन और आरबीआई कैन मेक इट इलीगल टेंडर. गवर्नमेंट बोल सकती है, आरबीआई बोल सकती है कि आज से लीगल टेंडर नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बात हो गई खत्म. वो क्या बन गया? जो करेंसी है वो बन गया कागज का टुकड़ा. इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग मोर देन दैट. नाउ अब यहां पे डॉलर पे क्या लिखा हुआ है? डॉलर पे यहां उन्होंने लिखा हुआ है, दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट. दिस डॉलर इज नॉट इवन अ प्रोमिसरी नोट. ठीक. क्या लिखा है उन्होंने? दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट. बेसिकली इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. ये जो डॉलर है, $1 का नोट है. इट इज जस्ट अ डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर रीपेइंग योर डेट, वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट. पहले इसी डॉलर पे प्रिंटेड था that I promise to pay equivalent amount of gold to the bearer of this note. अब वो इस नोट पे प्रिंटेड नहीं है. तो क्या हुआ? अभी मैं क्या बता रहा था कि जो हमारी करेंसी है दो तरीके की हो गई. एक कन्वर्टेबल हुआ करती थी और एक नॉन कन्वर्टेबल होती थी. तो जो कन्वर्टेबल करेंसीज थी, दे यूज्ड टू गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड. ठीक. बट आज की डेट में कोई करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होती. फिर भी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल वर्ड अभी भी यूज होते हैं. रुपी के लिए नॉन कन्वर्टेबल होता था, तो उन्होंने अब फेमा में कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल के लिए डेफिनेशन क्रिएट कर दी है, बट दैट इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. तो कौन सी करेंसी कन्वर्टेबल थी? which were convertible into gold were convertible currency. Those currencies which were not convertible into gold were non-convertible currency. And Fed Reserve of US is having approximately 8,000 tons of gold as the reserve. जो उन्होंने पुराने जो डॉलर प्रिंट करे हुए थे, जो उनके पास में सारे वापस, क्योंकि दुनिया भर में फैल गए वो डॉलर, तो 8,000 of tons of gold reserve is still Fed Reserve of US is having. This is the highest gold reserve with any entity. इंडिया की आरबीआई के पास में उसके मुकाबले में बहुत कम है. मेरे ख्याल में 1000 टन के आसपास कुछ होगा, या उतना भी नहीं होगा. एंड बट इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है. यहां की पब्लिक के पास में सोना है. दुनिया भर में पब्लिक, अभी चाइना में गोल्ड में इंटरेस्ट आया है, उनको समझ में आया करेंसी वरेंसी कुछ नहीं है, असली चीज सोना है. ये तो कागज के टुकड़े हैं. ठीक. सब मोह माया है, खत्म. मोदी एक दिन में उसकी वैल्यू 0 कर सकता है, बट सोने की नहीं कर सकता, नहीं कर सकते वो. And that is why I always recommend that if you are having money, always have some investment in gold and land. These are the two things which in my opinion will never become valueless. Land बढ़ेगी नहीं, gold भी बहुत नहीं बढ़ सकता. And only one time in the history of mankind when gold traded below the price of the silver, that was in 1848. And there was one rumor which is spread in London Metal Exchange. London Metal Exchange is actually the biggest commodity exchange of the world, London Metal Exchange.
and at that time also it was. And the rumor came that in Texas in US at 1848, that was the time almost US तो शायद तो भी independent हुआ था, हो गया होगा शायद उस टाइम तक. And 1848 rumor is spread in London Metal Exchange that in Texas they have got the mountain of gold. Texas में gold mines हैं, but एक rumor फैल गया कि टेक्सास में उनको गोल्ड का माउंटेन मिल गया है. अब जैसे ही ये रूमर लंदन मेटल एक्सचेंज में पहुंचा, गोल्ड प्राइसेस इमीडिएटली ड्रॉप्ड एंड फॉर सम टाइम इट स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो द सिल्वर प्राइसेस, एंड दिस इज ओनली वंस एंड द लास्ट टाइम इन द हिस्ट्री व्हेन द गोल्ड ट्रेडेड बिलो सिल्वर. एंड वो टाइम फेसबुक व्हाट्सएप भी नहीं था, लोग सेल्फी खींच के भेज देते यहाँ पे सोने का माउंटेन नहीं है तो सब मिट्टी है. ठीक, वहां गोल्ड मिला बट इतना ज्यादा गोल्ड नहीं था जैसा रूमर फैल गया, एंड उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ड्रॉप कर गए. बट इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट, नेवर हैपेंड आफ्टर दैट. देन अब इसमें जब हम बात कर रहे हैं करेंसी, तो करेंसी समझ में आई कि करेंसी क्या है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सिस्टम, एंड सब चीज एवरीथिंग इज क्या है. अभी मैं क्या बता रहा था, करेंसी के अपने आप में कोई कीमत नहीं, उस करेंसी के बदले में जो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं वही करेंसी की वैल्यू है. इसका मतलब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट करेंसी ज्यादा प्रिंट कर दे तो चीजों की कीमत बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. एंड अगर गवर्नमेंट करेंसी विड्रॉ कर ले, डीमोनेटाइजेशन के बाद में एकदम सडनली इन्फ्लेशन ड्रॉप कर गया था फॉर सम टाइम, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं, सिस्टम में से करेंसी खींच ली गई, उसको रिप्लेस नहीं किया गया क्योंकि बिना तैयारी के डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया गया था, एंड करेंसी रिप्लेस हुई नहीं इमीडिएटली. तो क्या लोगों की जेब में पैसा नहीं, करेंसी नहीं, तो ऑब्वियसली चीजों की कीमत कम हो जाती है. इन्फ्लेशन कम होने में वन ऑफ द बिग रीजन वाज डीमोनेटाइजेशन आल्सो, बिकॉज इट रिड्यूस्ड द करेंसी which is there in the system. Look, currency is like the water in the pool. करेंसी पानी जैसा स्विमिंग पूल है या एक पूल बनाओ उसमें जैसे पानी भरते हो तो जो चीजें फ्लोट करती हैं, अगर पानी भरते चले जाओ टैंक में तो जो चीजें फ्लोट करती हैं वो ऊपर आती चली जाएंगी. सेम थिंग वर्क्स विद द इकोनॉमी ऑल्सो. इफ यू इनपुट द करेंसी इन द सिस्टम और करेंसी भरते चले जाओगे तो क्या होगा, चीजों की कीमतें बढ़ने लगेगी, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन की समस्या कब से है, जब से पेपर करेंसी है. क्या हमेशा से पेपर करेंसी थी? आंसर इज नो. अराउंड 1500 सेंचुरी पीपल स्टार्टेड यूजिंग पेपर करेंसी. यूरोप में पेपर करेंसी यूज होनी शुरू हुई. उसके पहले क्या यूज करा जाता था, कैसे ट्रेड शुरू हुए. ट्रेड जो शुरुआत हुई, पहली चीज ह्यूमंस के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करता. देखा है, दो बंदर बैठे हैं एंड वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, नहीं होता. कोई और एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन नोबडी एल्स डज द बिजनेस. क्यों नहीं? बिकॉज उनकी जो नीड है वो कहां से फुलफिल करते हैं, नेचर से. हमारी जो नीड्स थी वो नेचर के बियॉन्ड चली गई. जो नेचर हमारे को नॉर्मल कोर्स में देती है, हमारी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा बढ़ गई. एंड जो मैं खुद से बना सकता था उससे मेरे को ज्यादा चीजों की जरूरत होने लगी विद द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. जैसे जैसे ब्रेन बढ़ा वैसे वैसे हमारी जरूरतें बढ़ती चली गई. अब जो मुझे चाहिए, मेरे को अब ये पेन चाहिए लिखने के लिए, बट ये पेन मैं नहीं बनाता, तो मेरे को पेन खरीदना पड़ेगा ना किसी से. तो शुरुआत में जो ट्रेड शुरू हुआ, दैट इनिशियल ट्रेड वाज द बार्टर ट्रेड सिस्टम. मैंने कुछ बनाया, तुमने कुछ बनाया, हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया. जिस चीज को बनाने में मेहनत लगती थी या जो चीज मुश्किल से मिलती थी उसकी कीमत ज्यादा, जो आसानी से मिल रही है उसकी कीमत कम. देन तो अब यहां पे कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब हो ही नहीं सकता था. अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरे को कुछ तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा. Then afterwards came the metal age. जब metal age आया तो humans invented the metal.
मेटलर्जी आ गया, मेटल्स आ गए, गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब चीजें आ गई, एंड इट बिकेम द मोड ऑफ एक्सचेंज। अब जो गोल्ड सिल्वर भी था एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज, तब भी इन्फ्लेशन की समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो सोने की भी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, ठीक, गोल्ड की भी तो वैल्यू बढ़ेगी। एंड यू सी नॉर्मली एक कंसेप्ट है कि आदमी के एक जो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास ह्यूमन बीइंग है उसका जो महीने का खर्चा है वो 1 तोले सोने में चल जाता है। आज की डेट में 10 ग्राम गोल्ड इज 30,000 रुपीज। तो ऑर्डिनरी पर्सन का महीने का खर्चा 30,000 रुपए में हो जाता है, ठीक। जो बेसिक नीड्स है वो 30,000 में पूरी हो जाती है। जब 1 तोला सोना 100 रुपए का रहा होगा तो 100 रुपए में महीने का खर्चा चलता होगा। आज 30,000 है तो 30,000 में घर का खर्चा चलता है। इज इट? डजंट वर्क दैट वे, ठीक। तो क्या है, अगर तुम्हारा मोड ऑफ एक्सचेंज गोल्ड होता तो 10 ग्राम के सोने के सिक्के में तुम्हारा महीने का खर्चा चलता था। तुम्हारा चीजों की कीमत उसके हिसाब से ही होती थी। मतलब अगर सामान की कीमत बढ़ रही है देन इन्फ्लेशन वुड हैव बीन प्योरली ऑन डिमांड एंड सप्लाई। एंड अभी अगर हम देखें तो कुछ चीजों की कीमतें कम हुई हैं। हम बोलते हैं ना पहले से महंगाई बहुत बढ़ गई, एक्चुअल में नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजों में कीमतें कम हुई हैं। 80s में एम्बेसडर कार, अर्ली 80s में मेरे ख्याल में 2 लाख या 3 लाख रुपए की कार आती थी, एम्बेसडर कार। एंड सोने का भाव कितना, 500 रुपीज पर 10 ग्राम के आसपास था। मतलब 50,000 में 1 किलो सोना आता था। एंड एम्बेसडर कार 4 किलो सोने में आ रही थी। मारुति लॉन्च हुई थी 84-85 में, 55,000 रुपीज की थी। लगभग 1 किलो सोने में मारुति 800 आता था। और आज की डेट में मारुति 800 या ऑल्टो 800 2.5 लाख रुपए में, ठीक। सोच के देखो कीमत मारुति की बढ़ी की घटी। एक्चुअल में 85 में 1 किलो सोने में मारुति कार आती थी, आज की डेट में 1 किलो सोने में BMW आती है। कंपनी भर भर के पैसा कमाया मारुति उद्योग ने, एम्बेसडर, ये सब क्या है, कौन लोग अफोर्ड कर पाते थे। जो आज की डेट में जैगवार अफोर्ड कर सकता है वो उस टाइम पे एम्बेसडर अफोर्ड कर सकता था। जो आज की डेट में 1 करोड़ की कार अफोर्ड कर सकता वो उस टाइम पे एम्बेसडर अफोर्ड कर पाता था। जो उस आज की डेट में BMW अफोर्ड कर सकता वो उस टाइम पे मारुति 800 अफोर्ड कर सकता था। इट इज एज सिंपल एज दिस, ठीक। अभी भी BMW मतलब थोड़ा अमीर, उस टाइम पे भी मारुति 800 मतलब अमीर, एम्बेसडर मतलब बहुत अमीर, वह अच्छा पैसे वाला। सो व्हाट इज हियर कि क्या चीजों की कीमतें बढ़ी हैं? आंसर इज नो। इफ यू टेक गोल्ड एज द मोड ऑफ एक्सचेंज, ठीक। तो जब सोना मोड ऑफ एक्सचेंज था, मेटल मोड ऑफ एक्सचेंज थे, तो इन्फ्लेशन की समस्या अपने आप में थी नहीं। बट जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो गया तो उसके बाद में कंट्रीज ने पेपर करेंसी यूज करना शुरू कर दिया। उसमें अब आसानी क्या हो गई? आसानी क्या हुआ कि अब गोल्ड है, गोल्ड के कॉइन चाहिए, सिल्वर के कॉइन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? गोल्ड सिल्वर होना चाहिए ना तुम्हारे पास में। अगर नहीं है तो तुम वहां पे वो नहीं कर सकते मिंट। तो क्या होता था, जब एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था तो उसका खजाना लूट के लेके जाता था। वहां से गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स ये सब लूट के लेके जाते थे। अब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, सपोज जीत गए, वहां की बैंक लूट के लेके आएंगे? नहीं, वो तो पाकिस्तानी रुपए की क्या कीमत, वो तो कागज के टुकड़े। अब थोड़ी ना उनकी बैंक लूटेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्यों? क्योंकि वो अपने आप में खजाना है ही नहीं, एसेट है ही नहीं। सो व्हाट वाज देयर? तो अब क्या हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो गई तो यूरोप में लोगों ने, कंट्रीज ने क्या करा, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद में पेपर करेंसी यूज करना शुरू कर दिया। अब पेपर करेंसी में फायदा क्या, हर कंट्री का जो किंग या क्वीन होता है उसका बहुत
बेसिक एक इच्छा होती है कि उसकी फोटो वहां के कॉइन पे आ जाए या फिर करेंसी पे आ जाए। तो कॉइन पे अगर तुम्हारे को फोटो चाहिए, अपनी इमेज चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल काम है ना, उसमें इनग्रेव करना पड़ता है। पुराने अगर हैं तो उनको मेल्ट करके तुम्हारे को नए कॉइन्स बनवाने पड़ेंगे। अब पेपर करेंसी आने के बाद में काम आसान हो गया, फटाफट छाप दो, फोटो ली। या उस टाइम पे तो कैमरे तो थे नहीं, तो पर स्केच तो बन ही सकते थे। स्केच बनवाया और प्रिंटिंग प्रेस में डाल दिया, फटाफट छप गए, इमेज भी अच्छी आई, फोटो भी अच्छी आ रही है। अब इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस नेहरू वांटेड हिज फोटो टू बी ऑन करेंसी नोट्स, बट उस टाइम पे जो आरबीआई का गवर्नर था, ही हैंडल्ड नेहरू वेरी वेल, मैनेज कर लिया। एंड एज ए कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ कि गांधी जी का फोटो आ गया, फादर ऑफ द नेशन। ठीक, नहीं तो सोचो कितनी तकलीफ हो जाती थी। नेहरू का आता था, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी अपना फोटो छपवाती थी, राजीव गांधी अपना फोटो, राहुल गांधी अपना फोटो खिंचवा के बैठे होते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं अपना फोटो छपवाऊंगा नोट पे। इट वुड हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम। ठीक, मोदी ने तो छपा ही दिया होता अभी तक ऐसा। ठीक, एंड वहां पे क्या हो जाना था, इट वुड हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड फिर गांधी जी का फोटो आ गया। अब उसमें अभी क्या है, उन्होंने गांधी जी का रखे और पीछे और चीजें हैं। डॉलर पे इवन पिज्जा के पिरामिड है, सॉरी पिज्जा कह रहा हूं, गाजा है, इजिप्ट के गाजा में, सॉरी इजिप्ट के पिरामिड्स हैं। ठीक, सो वो वहां पे वो अभी $1 के उस पे छपे, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी है। उन्होंने अब क्या है, अरब कंट्रीज में भी यूज हो रहा है, तो उन्होंने वो पिरामिड्स और ये सब भी कर दिए हैं। हमारे 2000 के नोट में मंगलयान है। नाउ अब यहाँ व्हाट इज हियर, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे करेंसी का कंसेप्ट समझ में। अब यहाँ करेंसी आते ही सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई, वो है इन्फ्लेशन। एंड क्या होता है कि गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज मोस्ट इनएफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सरकार हो, दुनिया के सबसे निकम्मे काम करने वाले लोग कौन है, वो है सरकारी लोग। ठीक, एंड दुनिया में अगर स्वर्ग किसी के लिए है तो सरकारी नौकरों के लिए ही है। उसके अलावा दुनिया में स्वर्ग किसी के लिए नहीं है। ऊपर है कि नहीं है वो तो मैंने देखा नहीं, बट कुछ लोगों के लिए नीचे स्वर्ग होता है। एंड दूसरे हैं जो बाबा लोग हैं, ये अपना स्वर्ग यहीं बना लेते हैं। एंड दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दे आर हैविंग स्वर्ग हियर, और बाकी लोगों को टोपी पहनाई हुई है कि मरोगे तो मिलेगा स्वर्ग। ठीक, नो, एंड उनसे काम करवाते रहते हैं एंड लालच दिखा के कि तुम एक मेरे लिए जिंदगी भर काम करो, मैं तुम्हारे को आशीर्वाद दूंगा, उसके बाद में जैसे ही मरोगे तुम स्वर्ग में पहुंचोगे। एंड अपना स्वर्ग यहीं बना के रखा हुआ है। स्वर्ग उसी के लिए जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं। जो किसी और के लिए काम करता है उसका स्वर्ग नहीं है। एंड जो काम ही नहीं करता उसके लिए भी स्वर्ग है। सरकारी नौकर उसी कैटेगरी में आता है, काम नहीं करते पैसे मिलते हैं। नाउ सब यहां क्या हुआ कि पेपर करेंसी इज एक्चुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। और अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो है क्रिप्टो करेंसी। देयर विल बी रेगुलेशन सून, क्योंकि अंबानी भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। ऐसे ही हर बड़ा बिजनेसमैन अपनी करेंसी लॉन्च कर देगा। सो देयर नीड टू बी रेगुलेशंस। सो बिटकॉइन के और भी बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसी कितनी सारी हैं। एंड जिसको करेंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अगर मेरा भी बस चले तो मैं भी अपनी करेंसी लॉन्च कर दूं। जिस दिन होगी उतनी ताकत तो मैं भी अपनी करेंसी लॉन्च करूंगा, बट उसके पहले सब चीजें बैन हो जाएंगी। ठीक, अगर अमीर बनना है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जो अपनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, वो सबसे अमीर है। अमेरिका सबसे अमीर है बिकॉज वो अपनी करेंसी प्रिंट कर सकता है। नाउ अब यहां पे सो क्या हो गया, अब
करेंसी इज द लीगल टेंडर ऑफ एनी कंट्री विद इन इट्स नेशनल फ्रंटियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट थिंग, अब हम आते हैं करेंसी मार्केट पे। अब कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ द कमोडिटी मार्केट, अगर मैं ये पेन खरीदने गया तो इसके बदले मेरे को करेंसी देनी पड़ती है, ठीक। कोई भी कमोडिटी खरीदूंगा उसके बदले में मैं क्या दे रहा हूं? करेंसी दे रहा हूं। बट जब करेंसी मार्केट की बात आती है तो वहां पे, अब यहां पे अगर मैं शॉप पे जाता हूं, सपोज 100 रुपीज का पेन है, तो मैंने क्या करा? पेन लिया, उसके बदले में 100 रुपीज दी। इज दिस क्लियर? अब यहां पे क्या होगा? अगर मैं ये पेन खरीद रहा हूं तो किसी के मन में डाउट नहीं है, मेरे मन में कोई डाउट नहीं कि मैंने पेन खरीदा। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मैंने करेंसी बेची। बट करेंसी मार्केट में दिक्कत क्या है? 2 करेंसीज आर इन्वॉल्व्ड एंड हियर इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जब करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो डॉलर के बदले में रुपीस, सपोज $1 इज ऑफ ₹65, ठीक। $1 65 रुपीज का है। अब यहां क्या हो रहा है? अगर $1 इज इक्वल टू ₹65, मैंने $1 दिया और उसके बदले में 65 रुपीज लिए, तो मैं इसको 2 तरीके से बोल सकता हूं कि मैंने डॉलर बेचा, या फिर ये भी तो बोल सकता हूं रुपीज खरीदे। एंड यहीं पे ही मेन झगड़ा शुरू होता है करेंसी मार्केट का, कि तुम डॉलर बेच रहे हो कि रुपीज खरीद रहे हो। ये तकलीफ कहां होगी? जब हम डेरिवेटिव्स पे पहुंचते हैं, क्योंकि अगर मैं खरीद रहा हूं तो कॉल ऑप्शन है, अगर बेच रहा हूं तो पुट ऑप्शन है। तो जब तक ये रूल सेट नहीं करोगे कि खरीदा कि बेचा, खरीदा तो खरीदा, बेचा तो बेचा, और खरीदा और बेचा दोनों कर रहे हो, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो यहां पे हमारे को रूल सेट करने पड़ेंगे। एंड हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ द बेस करेंसी। सो राइट, बेस करेंसी, बेस करेंसी, बेस करेंसी। Now, right, in case of commodity market, we buy or sell commodity and in exchange we give or take currency, गिव और टेक करेंसी। तो क्या हुआ यहां पे? जब हम कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? कमोडिटी खरीद या बेच रहे हैं और उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? करेंसी दे रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट in case of currency market, two currencies are involved, therefore it becomes important to know which currency
currency is being bought or sold, and same is called as base currency. Same is called as base currency. ठीक. सो व्हाट इज हियर, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, करेंसी, कमोडिटी मार्केट में कोई इश्यू नहीं है. क्या खरीदा बेचा जाता है, कमोडिटी, बदले में क्या दिया जाता है, करेंसी. बट बिकॉज करेंसी मार्केट में दो करेंसी इन्वॉल्व है, तो अब अगर रेट लिखा है $1 इज इक्वल टू ₹65, ठीक, कैसे रेट लिखा है, सपोज रेट लिखा है $1 इज इक्वल टू ₹65, तो हमने यहां क्या करा, मैंने $1 दिया, उसके बदले में 65 रुपीज लिए. तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं डॉलर बेच रहा हूं या रुपीस खरीद रहा हूं, ये कन्वेंशन सेट होनी चाहिए. ठीक, तो क्या चीज करी जा रही है, क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए. एंड अगर रेट दिया हुआ है $1 इक्वल टू ₹65, then in that case this $1 will be called as base currency. This will be called as base currency. तो अब जब यहां पे डॉलर का ट्रांजैक्शन होगा इस केस में, then you are buying or selling the dollar. and other currency जो हमारे पास में है, हमारे पास में दूसरी करेंसी कौन सी है, वो है रुपीस. एंड दिस रुपीस विल बी कॉल्ड एज incidental currency. And other currency to the transaction is called as incidental currency. तो यहां पे ये जो डॉलर है, डॉलर इज बेस करेंसी, तो ये जो रुपी हो गया, रुपी विल बी कॉल्ड एज incidental currency. Rupee will be called as incidental currency. It will be called as incidental currency. ठीक. Now, अब इसके बाद में अब हमारे कोड्स देने के जो कन्वेंशन है जो करेंसी मार्केट में, वो कैसा दिया जाता है. सो राइट नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोड्स, टाइप्स ऑफ करेंसी कोड्स. right there are two types of codes given in currency market under that right, a direct quote,
And what is direct quote? Right, if foreign currency kept constant and home currency is varied, then it is called as direct quote. For example, $1 equal to rupees 65 is equal to rupees 65. तो इसमें हमने कांस्टेंट किसको रखा? डॉलर को कांस्टेंट रखा, और किसको बदलेंगे हम? रुपीस को बदलेंगे. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट कोट is direct quote in India as foreign currency that is dollar is kept constant and home currency that is rupees is varied. Rupees is varied. So this is going to be direct quote in India because हमने क्या करा? फॉरेन करेंसी को कांस्टेंट रखा और होम करेंसी को वेरी किया. Then write B indirect quote. Write B indirect quote. Indirect quote. Indirect quote. Now, right, if home currency kept constant and foreign currency is varied, then it is called as indirect quote. It is called as indirect quote. It is called as indirect quote. For example, 1 डिवाइड बाय 65 करो, कितना आता है? तो कितना आ गया ये? 1 डिवाइडेड बाय 65, दिस इज 0. सो यहाँ पे आया 1 रुपी इक्वल्स टू डॉलर 0.01538. ठीक. is indirect quote in India
in India as home currency, that is rupees, is kept constant and foreign currency that is dollar is varied. ठीक, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो गया? डायरेक्ट क्या हुआ? फॉरेन करेंसी केप्ट कांस्टेंट, होम करेंसी इज वेरीड, दैट इज कॉल्ड एज direct quote. So $1 equal to rupees in India is direct quote, 1 rupee equal to dollar in India is indirect quote. Is this point clear? ठीक, एंड ज्यादातर बुक्स हमारे को फॉरेक्स इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही सिखाने की कोशिश करते हैं. मैंने तुम्हारे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा दिया, बट मैं इससे तुम्हारे को फॉरेक्स नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज अ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट. क्यों? क्योंकि $1 इक्वल टू ₹65 इन इंडिया इज अ डायरेक्ट कोट, इन यूएस इट इज इनडायरेक्ट कोट. कैसा है? अगर हमने कोट लिया कौन सा? $1 इज इक्वल टू ₹65 is direct quote in India because foreign currency kept constant and home currency is varied. But the same quote if I take in US it is indirect quote that home currency kept constant and foreign currency is varied. ठीक, तो इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट हो गया और यूएस के लिए इनडायरेक्ट कोट हो गया. बट मैं लंदन में हूं, न इंडिया न यूएस. मैं माल्या साहब के साथ बैठा हूं. अब मेरे को माल्या साहब ने बोला कि $1 में 65 रुपीज में तुम्हारे को दे दूंगा. ठीक, अब मेरे लिए लंदन में ये डायरेक्ट कोट कि इनडायरेक्ट कोट? गड़बड़ हो गई ना, फंसना शुरू हुए. एंड इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं सिखाऊंगा, प्रॉब्लम भी उसके कराऊंगा जहां पे जरूरत है, जहां पे मजबूरी है करेंगे, बट इससे हम फॉरेक्स के बेसिक्स नहीं सीखेंगे. इसीलिए आई हैव टोल्ड यू डोंट रेफर एनी बुक जब तक मैं नहीं बोलूं. प्रॉब्लम फिर बाद में कहीं से भी सॉल्व करना, कंसेप्ट मत सीखना उससे, क्योंकि वो सिखाएंगे किससे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट से. और मैं पहले दिन ही बोल रहा हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्हारे को माल्या साहब वाली पोजीशन में लेके आ जाएगा. ना इधर के बचोगे ना उधर के बचोगे. ठीक, हिंदुस्तान की पुलिस वारंट लेके बैठी हुई है एंड लंदन वाले बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे पता नहीं. सो व्हाट इज हियर कि यहां पे ये फंसने वाले काम होंगे. कभी भी 100% कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता है. एंड इट इज एक्चुअली अकाउंट्स में हमने सोचा नहीं है, रियल पर्सनल नॉमिनल यहीं फंसवा देता है हमारे को. अकाउंट में कॉन्फिडेंस नहीं आने का भी एक वही रीजन है. सेम थिंग, रियल पर्सनल नॉमिनल सारी एंट्री होती है बट फंसते हैं हम उसमें. ठीक, ऐसे ही सब हो जाता है इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, बट कहीं कहीं आके हम फंसेंगे. अब तो करेंसी ट्रेड इंटरनेट पे हो रहा, तुम एक जगह बैठ के दुनिया की किसी भी करेंसी में ट्रेड करो. तुम्हारे को इंडिया यूएस में ही होना जरूरी थोड़ी ना डॉलर रुपीज के लिए. तुम किसी भी कंट्री में बैठो, नाम भी नहीं सुना, तुम इंटरनेट पे ट्रेड करो करेंसी में, डॉलर रुपी का जो पेयर है वो ट्रेड कर रहे हो. तो तुम यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोचते बैठोगे तो गए काम से. तो यहां हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो क्या है? वो है बेस करेंसी एंड इंसिडेंटल करेंसी. एक करेंसी हमारी
बेस करेंसी होगी एंड दूसरी करेंसी हमारी इंसिडेंटल करेंसी होगी। जिसको खरीदा बेचा जा रहा है, मतलब जिसका कोट दिया गया वो बेस करेंसी और दूसरी करेंसी इंसिडेंटल। मतलब ये हमारे लिए बेस करेंसी, क्योंकि कोट किसका दिया है, डॉलर का, एंड रुपी इज इंसिडेंटल करेंसी बिकॉज इसमें कोट दिया हुआ है। तुम इंडिया में बैठो, यूएस में बैठो, लंदन में बैठो या पाकिस्तान चले जाओ, इस कोट में एक ही इंटरप्रिटेशन होगा कि ये बेस करेंसी और ये इंसिडेंटल करेंसी, दुनिया में कहीं भी हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंसाता है। कुछ फॉर्मूलेज हैं जहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज करना पड़ता, मैं वहां पे तुम्हारे को बताऊंगा क्या है। फॉर्मूले गलत दिए होते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंस्टीट्यूट के मटेरियल, बुक्स की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो कहां अटके रह जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंसाता है, फंसाने वाले काम ही है इसमें। ठीक, इनहेरेंट फ्लॉ है इसमें। ये यूनिवर्सल करेंसी मैकेनिज्म पे बेस्ड नहीं है कि एक करेंसी कहीं भी किन्हीं भी कंट्री में यूज हो सकती है। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट है, ये मान के चलता है कि डॉलर रुपीस का या तो यूएस में होगा या इंडिया में होगा, ये रेट लंदन में नहीं होगा, बट हो तो कहीं भी सकता है। इंटरनेट के बाद में तो दुनिया बहुत ही छोटी है। सून यू विल बी हैविंग इन इंडिया, आज की डेट में हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस में करना है तो हमारे को डाउ जोन्स में ट्रेड करना पड़ेगा या नैस्डैक में ट्रेड करना पड़ेगा, बट सून इट विल बिकम रियलिटी जस्ट बाय सिटिंग इन इंडिया। यू आर लॉगिंग इन, जैसे हम लॉग इन कर रहे हैं अपने पोर्टल पे, ऐसे ही एनएससी का दुनिया के 22 स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एंड सून वी विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन those stock exchanges directly through NSE। NSE के थ्रू ट्रांजैक्शन रूट होके हम उन स्टॉक एक्सचेंजेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे द डे द फेमा परमिट्स अस। कहां गाड़ी अटकी है? फेमा ने गाड़ी अटकाई हुई है। जिस दिन फेमा परमिशन दे देगा उस दिन हम यहीं पे बैठ के यू कैन ट्रेड इन एनी, मीन्स ये 22 लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ में एग्रीमेंट एनएससी का एमओयू साइन हो चुका है। वो एनएससी ट्रेड करवाएंगे और हम उनके बदले में उनका स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करवाएंगे। कहां है? गवर्नमेंट रेगुलेशंस जिस दिन परमिट दे देंगे उस दिन हो जाएगा। करेंसी में अभी भी इंटरनेशनल साइट्स है, एक iforex.com करके है साइट, एंड यू कैन ट्रेड। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे तुम करेंसी ट्रेड कर सकते हो, एंड वो लीगली परमिटेड है। इंडिया में थोड़ा डाउटफुल है, बट यू कैन स्टिल ट्रेड। इंटरनेट पे तुम कहीं पे बैठ के कुछ भी ट्रेड कर लो, ठीक, वो अलाउ करते हैं। वो पहले डमी अकाउंट खुलवाते हैं तुम डमी अकाउंट खोलो, फिर उसकी लत लगती है, फिर उसके बाद में तुम डॉलर ट्रांसफर करते हो, फिर उसके बाद में तुम, एंड करेंसी में तो बहुत ही रिस्की, 24 घंटे चलता है वो iforex.com 24 आवर्स चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिन है ही ना, 24 घंटे चलता है। एंड हमारे एनएससी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो मार्केट बंद हो जाता है, यहाँ पे मार्केट बंद होता है, बट जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये साइट्स हैं, 24 घंटे चलता। तुमने पोजीशन लेके सोए एंड उसमें सुबह उठे पता चला कि जीरो हो गई वैल्यू, क्योंकि तुम किस में ट्रेड करो, फ्यूचर में ट्रेड करो। डायरेक्ट एक्चुअल कमोडिटी तो है नहीं वो, सॉरी एक्चुअल करेंसी नहीं, वो एक्चुअल करेंसी वाले ट्रांजैक्शन अलग हो गए, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, ठीक। एंड फ्यूचर के केस में तो क्या होता है, मार्जिन मनी पे करते हो, पैसा लगाया, 1% का फ्लक्चुएशन हुआ, क्योंकि वहां मार्जिन मनी 1 to 3% के बीच में। करेंसी में बहुत फ्लक्चुएशन होता नहीं ना, साल भर पहले भी $65 का था, अभी भी वही 64 पॉइंट समथिंग का है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, इसलिए वहां मार्जिन मनी कम है, बिकॉज रिस्क कम है। स्टॉक्स में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट एक दिन में 840 पॉइंट्स गिर गया सेंसेक्स, करेंसी में इतना थोड़ी ना होता है, ठीक, करेंसी में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस छोड़ दो तो। नाउ अब यहां
राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट नंबर 4, या इसी में कर देते हैं, सी कर लेते हैं। सी, रिलेशनशिप बिटवीन direct and indirect quote. Relationship between direct and indirect quote. Now, right, there is inverse relationship. There is inverse relationship between direct and indirect quote. Inverse relationship between direct and indirect quote, that is indirect quote is equal to 1 upon direct quote, 1 upon direct quote and vice versa, obviously. ठीक, अब यहां राइट आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे आ जाते हैं, जो मार्केट है, जो करेंसी मार्केट है, वो कैसे ऑपरेट होता है, कौन पार्टिसिपेंट है, कितने लेयर्स में होता है करेंसी मार्केट. सो राइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, right, components of currency market, अब जब हम करेंसी मार्केट की बात करते हैं तो उस करेंसी मार्केट हमारा एक्चुअल में 3 लेयर में ऑपरेट करता है. इसमें लेयर्स हैं, लेयर 1 एंड लेयर 1 में कौन आता है, इट इज आरबीआई एंड फिडे. फिडे इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. जो फिडे है, आज की डेट में तो इसका कोई बहुत रोल बचा नहीं है. इट इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. अब जब हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, आरबीआई या फिडे, आरबीआई इज एक्चुअली द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट इन द करेंसी मार्केट अगर हम डोमेस्टिक फ्रंटियर पे देखें. एंड आरबीआई इज ऑल्सो अ रेगुलेटर इन द करेंसी मार्केट. यहां पे बड़ी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है आरबीआई करेंसी मार्केट की जब हम बात करते हैं. एंड ये सिचुएशन कैसी है, जैसे बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो जो प्लेयर्स है उसी में से किसी को अंपायर बनाते थे.
अब सोच के देखो, प्लेयर जो अंपायर है और उसकी बैटिंग आने वाली है, नेक्स्ट टर्न उसी का है, तो अब जो सामने खेल रहा है वो किसी भी बॉल पे आउट हो सकता है, वाइड बॉल पे भी आउट हो सकता है, उसने बॉल देखी नहीं देखी, बॉल नहीं भी फेंकी हो तब भी आउट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, ऐसे ही आरबीआई है। आरबीआई प्लेयर भी है, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, अंपायरिंग भी कर रहा है, सबके लिए वही अंपायर है। तो अब क्या है, जब उसकी मर्जी होती है तो वो रूल बदल भी डालता है। जो फीमा में जो रेगुलेटर है वो कौन है? दो रेगुलेटर है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है आरबीआई। ठीक, जो नोटिफिकेशन इशू करता है या पावर्स किनके पास में? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं और दूसरा आरबीआई के पास में पावर है। सब्सटेंशियल पावर्स आरबीआई के पास ही है सब यहां पे, और वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, करेंसी खरीदता बेचता भी है। आजकल तो उसने ओएमओस कम कर दिए, दीज आर ओएमओस आर कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एंड अब डायरेक्टली आरबीआई नहीं करता, पहले तो आरबीआई ही रेट डिसाइड करता था कि आज का करेंसी का रेट इतना है, बट अभी वो नहीं करते हैं। एंड व्हाट इज हियर, तो आरबीआई के पास में पावर है किसको रेगुलेट करने की, एज वेल एज दे पार्टिसिपेट ऑल्सो। ठीक, तो क्या है, दैट इज वाई आरबीआई इज कॉल्ड एज डर्टी रेगुलेटर, बिकॉज यू आर अ रेगुलेटर एज वेल एज अ पार्टिसिपेंट। तो क्या है, अगर अंपायर की भी बैटिंग आनी हो, अंपायर की भी बॉलिंग आनी हो, तो वो अगर बॉलिंग आनी है तो सामने वाले को ओवर 4 बॉल में भी खत्म हो सकता है, हो गया ओवर, अब मेरी बॉलिंग है, कहना है अपन। उसकी बैटिंग आने वाली है, सामने वाला आउट हो सकता है किसी भी बॉल पे, भले उसने खेली हो कि नहीं खेली हो या फेंकी नहीं गई तब भी उसने आउट कर दिया कि बॉल फेंकी नहीं, तुमने बैट ऐसे ही घुमा दिया इसलिए तुम आउट। इसलिए बचपन में क्रिकेट के फैसले रन और विकेट से बचपन में बहुत बार नहीं होते थे। किससे होते थे? बैट और विकेट से होते थे। फिर उसके बाद में लड़ाई होती थी और फिर बैट चलता था, विकेट चलता था, जूते चप्पल सब चलते थे, और उसी से फाइनली मैच का डिसीजन होता था कि कौन जीता। जो पिट गया वो हार गया और जो पीट गया वो जीत गया, भले ही रन कितने बनाए। ठीक, सो अब यहां पे जिताने हराने की ताकत किसके पास में है? आरबीआई के पास में। फिडे, जैसे किसी भी मंडी में एक एसोसिएशन बनी होती है, मंडी समिति बनी होती है। ठीक, खोआ मंडी है, कोई दूसरा है सर्राफा बाजार है। अब सर्राफा बाजार में क्या होता है, बुलियन मार्केट में जो भाव है, तुम न्यूज़पेपर में देखते हो कि न्यूज़पेपर में आज का भाव दिया होता है सोने चांदी का। अब ये न्यूज़पेपर तो कल ही प्रिंट हो गया, तुमने आज की डेट 4 फरवरी का न्यूज़पेपर पढ़ा, वहां लिखा है सोने का आज का भाव, तो क्या ये आज प्रिंट हुआ है न्यूज़पेपर? नहीं, ये तो 3 की रात को प्रिंट हो चुका ना। इसका मतलब जो उनकी यूनियन है, किसकी? सर्राफा बाजार की जो यूनियन है, उन्होंने कल रात को ही आज का भाव तय कर दिया है। एंड जो भी उस यूनियन के मेंबर हैं, हर कोई हर सुनार क्या करता है, उसी भाव पे गोल्ड खरीदने बेचने का काम करता है। ठीक, तो क्या हुआ, ऐसे ही फिडे हुआ करती थी, है अभी भी है, जो रेट डिसाइड करते थे कि इतने पे खरीदना है, इतने पे बेचना है। जब तक करेंसी ट्रेडिंग इंडिया में अलाउड नहीं थी, इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग शुरू हुई है 2008 से। अगस्त 2008 में करेंसी ट्रेडिंग शुरू हुई एनएससी पे एंड एमसीएक्स पे। उसके पहले करेंसी ट्रेड नहीं हुआ करती थी, तो करेंसी के ट्रांजैक्शन तुम्हारे को बैंक, ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर के ही थ्रू करने पड़ते थे। एज पर फेमा, one of the party to the transaction of foreign exchange has to be authorized dealer or money changer। अगर मेरे पास में डॉलर था, मैं तुम्हारे कोई डॉलर नहीं बेच सकता, तुम मेरे से नहीं खरीद सकते डॉलर, ये फीमा परमिट नहीं करता है।
तुम्हारे को अगर मेरे को ये डॉलर बेचना है तो मेरे को किसको देना पड़ेगा? किसी ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, विच कैन बी अ बैंक और कैन बी एनी अदर एंटिटी, कैन बी अ होटल ऑल्सो। देन अगर तुम्हें डॉलर खरीदना तो किसी ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर से ही खरीदना पड़ेगा लीगली। अगर लीगल, इलीगल ट्रांजैक्शन का तो जाने दो, वो तो कुछ भी हो सकता है, बाद में हम हवाला भी पढ़ेंगे। नाउ अब इसमें यहां क्या हुआ कि फीमा बोलता है वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर। तो इनकी एसोसिएशन भाव तय कर दिया करती थी कि कल का भाव क्या होगा, मतलब जो न्यूज़पेपर में पढ़ा आज का भाव क्या होगा। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया डॉलर कितने पे बिकेगा, पाउंड कितने पे बिकेगा, येन कितने पे बिकेगा, ये पहले ही बता दिया। सब कोई उसी रेट पे कर रहे थे। बट जब करेंसी ट्रेडिंग शुरू हो गई तो फिर उसके बाद में अब तुम करेंसी मार्केट में जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे फिर रेट तो बदलते हैं। इज इट क्लियर? दैट विल बी पार्टिसिपेंट्स विल डिसाइड, नॉट देयर एसोसिएशन विल डिसाइड। देन अब इसके बाद में यहां पे इसके बाद लेयर 1 के बाद में तो अब आज की डेट में फिडे का कोई बहुत रोल नहीं है, बट आरबीआई इज हैविंग द रोल, पार्टिसिपेट भी करता है। गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या करने जा रही थी बीच में, जब रघुराम राजन वाज गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो थोड़ा क्योंकि कांग्रेस का अपॉइंट किया हुआ गवर्नर था, वो कांग्रेस ने अपॉइंट किया था, तो ऑब्वियसली वो उनके बारे में ही सोचेगा ना, उनकी मेंटालिटी मैच करती होगी तो वो गवर्नर बनाया होगा। अब बीजेपी तो उसके लिए भी अपोजिशन पार्टी हो गई ना। ऐसे ही जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से ये अपॉइंटमेंट हुआ होगा ना। बीजेपी वाले किसको बनाएंगे? जो उनकी सोच वाला आदमी होगा उसको बनाएंगे ना वहां पे। तो ऐसे जब कांग्रेस ने अपॉइंट किया होगा तो उनके फेवर वाला आदमी होगा। तो जब बीजेपी आ गई तो कुछ भी कह लो कि इम्पार्शियल है या है, बट ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं कांग्रेसी हूं, मेरी मेंटालिटी, मेरा मेलजोल उन लोगों के साथ में, तो ऑब्वियसली मेरी विचारधारा भी मिलती होगी ना उनसे। फिर जब बीजेपी आ जाएगी तो अगर वो उनकी अपोजिशन पार्टी है तो मेरी भी अपोजिशन पार्टी है ना, तो खटपट हो रही थी, मतलब दिक्कतें होती थी। आरबीआई का अब गवर्नर हटा सकते नहीं है, स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, हटा नहीं सकती गवर्नमेंट ऐसे ही। एंड मतलब हटाने का प्रोसेस है, बट वो इम्पीचमेंट है, पार्लियामेंट हटा सकती है। फिर जैसे जजेस को हटाया जाता है ऐसे ही गवर्नर को भी हटाया तो जा सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में, जहां पे कुछ बहुत ही गड़बड़ हो जाए। बट सरकार के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है। वो जैसे जजेस को रिमूव करने की पावर सरकार के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? पार्लियामेंट में। इम्पीच कर सकते हैं, जज भी जज को नहीं हटा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट के जज को नहीं हटा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, पावर नहीं है। पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में। इंपीचमेंट की पावर है, ठीक। सो व्हाट इज हियर? तो वहां पे क्या था, झगड़े चल रहे थे, डिस्प्यूट्स थी। तो वहां क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट एक बिल तैयार करके रख लिया था, जहां पे गवर्नमेंट एक नई अथॉरिटी बनाने वाली थी जिसके पास में रेगुलेटरी पावर आ जाएंगी। मतलब आरबीआई की पावर खत्म, आरबीआई के गवर्नर की फिर पावर कम हो जाती। एंड देन जब वो बिल बना के तैयार कर दिया, फिर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवाया रघुराम राजन से कि तुम करोगे, हम तो लॉ पास करवा देंगे, तुम्हारी पावर ही खत्म करवा देंगे, उसके बाद देख लेना। एंड एक्चुअली में पावर उन्होंने डायल्यूट अभी भी करवा दी है। पहले जो क्रेडिट पॉलिसी थी वो गवर्नर ही डिसाइड करता था, अब उन्होंने क्या करा है, 3 लोगों का पैनल बना दिया है जिसमें आरबीआई गवर्नर भी है एंड 2 और लोग हैं। तो 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट, आरबीआई पॉलिसी क्या होगी। तो पावर क्या हो गया, डाइल्यूट तो फिर भी कर डाली उन्होंने, क्योंकि क्या है, एक आदमी के पास में पावर है और वो हमारे खिलाफ हो गया तो वो वैसे ही काम करेगा ना। तो व्हाट इज हियर, सो आरबीआई इज एट द टॉप लेयर, क्योंकि ये करेंसी प्रिंट भी करती है। बीच में क्या हो गया था, डॉलर का रेट 70 क्रॉस कर गया। डॉलर का रेट जब 70 क्रॉस कर गया तो इसमें क्या करा, आरबीआई ने
दे नॉर्मल कोर्स में आजकल आरबीआई पार्टिसिपेट नहीं करे, बट देन दे केम इनटू एक्शन। उन्होंने क्या करा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अराउंड 10 या 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के उनके जो ट्रेजरी इंचार्ज थे, जो करेंसी इंचार्ज थे, उनकी मीटिंग बुलाई और उनको क्या करा, उनको 20 या 10 बिलियन डॉलर्स दिए, उनको दिया और उनको बोला बेचो मार्केट में इसको, ठीक। उसके अलावा उन्होंने क्या करा, आरबीआई के पास में रेगुलेटरी पावर भी है, उन्होंने फेमा में की जो पावर है उसमें नोटिफिकेशन इशू कर दिया। हो क्या रहा था, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, हर दिन पता चला 50 पैसे 1 रुपए से डॉलर का रेट बढ़ गया। अब इसमें होता क्या है, जो एक्सपोर्टर है उसे डॉलर मिल रहा है, मेरे को 1 लाख डॉलर मिले। अब फेमा बोलता है कि मैं इसे 15 डेज या 1 मंथ में कन्वर्ट करवा सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि 1 महीने बाद ही कन्वर्ट करवाएंगे जब मजबूरी होगी। क्यों? क्योंकि आज रेट है सपोज 65 का, कल रेट हो गया 65.5, उसके बाद रेट हो गया 66, फिर रेट हो जा रहा है 67। मैं सोच रहा हूं 1 महीने बाद मेरे को इसका 72 मिल जाएगा, तो 1 लाख डॉलर के बदले मेरे को 72 लाख रुपीस मिलेंगे, तो मैं अपने डॉलर होल्ड करके बैठा हूं, मैं उन्हें रुपीस में कन्वर्ट ही नहीं करवा रहा हूं। इंपोर्टर जिसको डॉलर चाहिए उसको डॉलर चाहिए 1 महीने बाद, आज रेट सपोज चल रहा है 65, उसको लगता है 1 महीने बाद हो जाएगा 70 डॉलर्स हो जाएगा, तो क्या कर रहा है, आज ही डॉलर खरीद के बैठ रहा है। तो मार्केट में सप्लाई तो डॉलर की कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए आरबीआई ने क्या करा, रेगुलेशन पास करा कि जो भी तुम्हें डॉलर मिलेंगे, जो भी फॉरेन करेंसी मिलेगी, उसका 50% विद इन 48 आवर्स कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा। तो क्या गया, उससे डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी इनको 10 बिलियन डॉलर दिया, इन्होंने बेचने शुरू करे। फिर उसके अलावा अब यहां पे ये चीज हो गई, इससे डॉलर की उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी। अब रुपये की सप्लाई कम करनी है, तो उन्होंने क्या करा, मार्केट में ट्रेजरी बिल इशू करे, बॉन्ड इशू करे 20,000 डॉलर्स के, सॉरी 20,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के बॉन्ड इशू करे। जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो बॉन्ड इशू करा, एक पेपर आया, उसके बदले में करेंसी ले ली, तो मार्केट से 20,000 करोड़ निकाल लिए, रुपये कम कर दिया, डॉलर बढ़ा दिया, ठीक। फेमा में रेगुलेशन बदल डाले, ओपन मार्केट ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं करा बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू कर दिया। उसके अलावा एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, आरबीआई ने, अगर रेट बहुत बढ़ेगा तो हम डायरेक्टली खुद सेल पे आ जाएंगे। तो जो स्पेकुलेटर थे वो डर गए। उसके अलावा और क्या करा कि जो बिगेस्ट जिनको डॉलर सबसे ज्यादा चाहिए होता है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि हम ये क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसके लिए डॉलर लगते हैं। उसके लिए उन्होंने सेपरेट विंडो ओपन कर दी आरबीआई में कि तुम्हें डॉलर चाहिए तुम मार्केट से मत खरीदो, हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम लेके जाओ। तो क्या हो गया, डिमांड कम करवा दी, तो उसकी वजह से डॉलर फिर कंट्रोल हो गया, 67-68 के आसपास उस टाइम आ गया। सो आरबीआई कैन पार्टिसिपेट, रेगुलेटर भी है, पार्टिसिपेंट भी है, जब जैसी जरूरत होती है वैसा करते हैं। इज दिस क्लियर? देन लेयर 2 जो हमारा है, इस लेयर 1 के बाद में आता है लेयर 2। लेयर 2 इज इंटरबैंक मार्केट, इंटरबैंक मार्केट, एंड इस मार्केट में कौन ट्रेड कर रहा है, कौन ट्रांजैक्ट कर रहा है, सिर्फ बैंक्स ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, यहां पे हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एंड ये इंटरनेशनल मार्केट भी है। देर आर अराउंड 1000 बैंक्स ऑफ द टॉप 1000 बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वन सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज स्विफ्ट। शायद तो भी अगर तुमने करेंसी कई बैंक में जहां पे करेंसी का ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो स्विफ्ट कोड वर्ड सुना होगा शायद। सो एक क्या होता है, अगर तुमने देखा हो किसी ऐसी बैंक ऐसी ब्रांच का ऑडिट किया हो जहां पे फॉरेन करेंसी भी ट्रांजैक्ट होती है, तो वहां पे एक स्टैंड अलोन सिस्टम रखा होता है जिसपे सिर्फ करेंसी के कोड्स डिस्प्ले होते रहते हैं एंड उस पे ऑडिटर को तो बैठने का सवाल ही नहीं होता, वो सिस्टम अलग रहता है, वो उनके अपने नेटवर्क से भी कनेक्टेड नहीं है, वो क्या है, वो अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ये जो मार्केट है दिस इज वी कॉल एज
इंटर बैंक मार्केट, जहां बैंक दूसरे बैंक से ट्रांजैक्ट कर रहा है, ठीक। देन फिर इसके बाद में हमारे पास जो थर्ड लेयर आता है, थर्ड लेयर, लेयर 3 इज मर्चेंट मार्केट, इज मर्चेंट मार्केट। यहां पे अब यहां जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पे कौन कौन आएगा? ऑथराइज्ड डीलर आएंगे, मनी चेंजर आएगा, देन कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। तो हम जहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, डील करते हैं, वो कौन सा मार्केट है? मर्चेंट मार्केट है। एंड इन ऑथराइज्ड डीलर्स में होटल्स भी हो सकते हैं, दूसरे पर्सन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देन अब अगर हम देखें तो बैंक एक्चुअल में दो मार्केट में डील करता है। बैंक इस इंटर बैंक मार्केट में भी डील करता है और बैंक इस मर्चेंट मार्केट में भी डील करता है। तो क्या होता है, जब कस्टमर उनसे डॉलर खरीदने जाता है तो वो क्या करते हैं, इंटर बैंक मार्केट में रेट देखते हैं कि क्या भाव चल रहा है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, एडजस्ट करते हैं और कस्टमर को रेट बता देते हैं कि इस रेट पे वो बेचने को तैयार है या खरीदने को तैयार है, ठीक। तो अब यहां पे इंटर बैंक मार्केट के रेट्स अलग हो गए। ये सोच लो ये होलसेल का मार्केट है और मर्चेंट मार्केट रिटेल का मार्केट है। तो होलसेल मार्केट का भाव अलग होगा, रिटेल मार्केट का भाव अलग होगा। तो ऐसे ही जब हमारे को क्वेश्चन में कोड्स दिए होते हैं, कई बार लिखा होता है इंटर बैंक मार्केट का रेट ये है एंड उसके हिसाब से फिर मर्चेंट मार्केट के भी रेट्स दिए, कई बार दिए होते हैं। तो अब उसमें जो इंटर बैंक मार्केट या मर्चेंट मार्केट के जो रेट्स हैं, मर्चेंट मार्केट रेट्स, मर्चेंट मार्केट रेट्स जो हमारे हैं वो कैसे होते हैं? दिस इज इंटर बैंक मार्केट, इंटर बैंक मार्केट रेट प्लस माइनस मार्जिन, प्लस माइनस मार्जिन। मतलब बैंक अगर करेंसी खरीद रहा होगा तो रेट कम में खरीदेगा, बेचेगा तो ज्यादा रेट में सेल करेगा, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। होमवर्क तो मैंने दे दिया था उस पर, हो गया था, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।